2019 तक तूफान, भवंडर और बाढ़, सूखे की एक सीरीज ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। चाहे साइंटिस्ट ने कितनी भी बार इंसानियत को क्लाइमेट चेंज के बारे में चेतावनी दी, किसी ने नहीं सुना। कई शहरों के तबाह होने के बाद दुनिया भर के लीडर्स अमेरिका की अगुवाई में एक साथ आए और उन्होंने तूफानों को रोकने का एक तरीका ढूंढ निकाला। हजारों सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क जो कि अंतरिक्ष में है, जिसे वेदर कंट्रोल करने वाले काउंटर मेजर्स एक्टिव होते हैं। इस सैटेलाइट नेटवर्क को नाम दिया गया डच बॉय और इसे डिजाइन किया था चीफ आर्किटेक्ट जैक ने। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अमेरिका के कंट्रोल में था, लेकिन 3 साल बाद इसे एक इंटरनेशनल काउंसिल को सौंपने की योजना थी। एक दिन जैक को यूएस सीनेट की एक सब कमेटी की सुनवाई में बुलाया जाता है, क्योंकि उसने एक फेडरल इंस्पेक्टर को पंच मारा था और डच बॉय को बिना परमिशन के एक्टिव कर दिया था। जैक डांट सुनने को तैयार नहीं होता और तानों में जवाब देता है। वो अपने भाई मैक्स के बार बार भेजे गए मैसेजेस भी इग्नोर करता है, जिसमें वो कहता है कि शांत हो जाओ। जैक एक्सप्लेन करता है कि उसने उस अफसर को इसलिए मारा क्योंकि वो बार बार मशीन के पार्ट्स को छेड़ रहा था, जो कभी भी फट सकते थे और जानलेवा साबित हो सकते थे। और उसने डच बॉय को इसलिए ऑन किया क्योंकि एक सीरीज ऑफ स्टॉर्म्स आने वाली थी जो हजारों लोगों की जान ले सकती थी। लेकिन सीनेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चाहते थे कि जैक ओबीडियंट रहे। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब नए स्टाफ को स्टेशन पर भेजा जाएगा जो सब कुछ मॉनिटर करेगा, और जैक को अपनी टीम के पुराने लोगों को निकालना पड़ेगा। मीटिंग खत्म होने के बाद जैक को उसका भाई मैक्स मिल जाता है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काम करता है। अब मैक्स को डच बॉय का इंचार्ज बना दिया गया है और उसने डिसाइड किया है कि प्रोजेक्ट के भले के लिए उसे जैक को निकालना पड़ेगा। जैक ये सुनकर टूट जाता है कि उसका अपना भाई ऐसा कर सकता है, और इसके बाद वो उससे कभी बात नहीं करता। 3 साल बाद अफगानिस्तान में मौजूद यूएन की एक टीम को अपने स्कैनर्स पर कुछ अजीब रीडिंग्स मिलती है, जिसके बाद वो एक नजदीकी गांव की जांच करने निकलते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो चौंक जाते हैं। पूरा गांव बर्फ में जमी हुई हालत में था और सभी लोग मर चुके थे। इस खौफनाक खोज की एक रिकॉर्डिंग अमेरिका के राष्ट्रपति पाल्मा और उसकी टीम को भेजी जाती है, जो डिसाइड करते हैं कि फिलहाल इसे सीक्रेट ही रखा जाएगा। सबूतों से साफ पता चलता है कि ये सब डच बॉय की वजह से हुआ है, लेकिन पॉलिटिशियंस इसे बंद नहीं करना चाहते क्योंकि मीडिया तुरंत इस पर कूद पड़ेगी और कारण खोजने लगेगी। मैक्स सजेस्ट करता है कि किसी को भेजा जाए ताकि डच बॉय में गड़बड़ी की जांच हो सके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेक्कम उसे कहते हैं कि इस काम के लिए जैक को ही हायर करो, क्योंकि चाहे मैक्स को अपना भाई पसंद ना हो, लेकिन जैक ही अकेला इंसान है जिसे स्टेशन की सबसे अच्छी समझ है। उधर डच बॉय में वो सैटेलाइट जो अफगानिस्तान के लिए जिम्मेदार था, जांच के लिए वापस आता है। इंजीनियर हबीब उसकी हार्ड ड्राइव में कुछ अजीब सा डेटा देखता है और उसकी एक कॉपी बना के अपने लॉकर में छिपा देता है। इसके बाद जब वो दोबारा काम पर लौटता है तो जैसे वो एक खाली रूम में जाता है, अचानक दरवाजे लॉक हो जाते हैं और विंडो टूट जाती है। हबीब स्पेस में उड़ जाता है और तुरंत मर जाता है। अगले दिन मैक्स फ्लोरिडा में जेक से मिलने जाता है, जहाँ जेक अपनी डिवोर्स के बाद रह रहा है और अपनी बेटी हैना से महीने में 2 वीकेंड्स मिलता है। जेक मैक्स को देखना नहीं चाहता और उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसे अफगानिस्तान की घटना और एयरलॉक एक्सीडेंट के बारे में बताता है और प्रोजेक्ट में वापस लौटने को रिक्वेस्ट करता है। जेक पहले मना कर देता है, लेकिन जब मैक्स उसे याद दिलाता है कि उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी लोगों की जान ले रही है, तो जेक का मन बदल जाता है। इसी दौरान हांगकांग में पैसिफिक क्लाइमेट काउंसिल के ऑफिस में लॉन्ग सिस्टम में लॉग इन करता है और अफगानिस्तान की घटना को लेकर कुछ अजीब नोटिस करता है। वो मैक्स को कॉल करके वार्न करना चाहता है, लेकिन सिर्फ वॉइस मेल पर पहुंच पाता है। इसके बाद लॉन्ग मार्केट जाता है कुछ ग्रोसरी लेने और नोटिस करता है कि कितनी जबरदस्त गर्मी है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि एक बिल्ली मार्केट के फ्रिज में जाकर बैठी हुई थी, और जब लॉन्ग के अंडे गलती से गिरते हैं तो वो फुटपाथ पर ही फ्राई हो जाते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है और लॉन्ग देखता है कि आग के बवंडर सड़कों को तबाह कर रहे हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है, बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं और लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लॉन्ग तब तक नहीं रुकता जब तक वो शहर से बाहर की रोड तक नहीं पहुंच जाता, जहां तापमान थोड़ा कम होता है, यानी अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हांगकांग पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। इधर जब जेक जाने की तैयारी करता है तो हैना रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जेक वापस नहीं आएगा। वो कभी भरोसेमंद नहीं रहा है, लेकिन जेक वादा करता है कि वो लौटकर जरूर आएगा। कुछ देर बाद जेक एक शटल में सवार होता है और डच बॉय की ओर उड़ान भरता है, जहां स्पेस में वापस जाकर उसे एक बार फिर घर जैसा फील होता है। वहां उसकी मुलाकात होती है कमांडर से, जो स्टेशन की चीफ साइंटिस्ट होती है। वो जेक को अपनी टीम से मिलवाती है, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर, ड्यूसेट, सिस्टम
सिस्टम एनालिस्ट डंकन शामिल हैं। टीम को लगता है कि हांगकांग में जो हुआ वो गैस ब्लास्ट था, क्योंकि न्यूज में यही बताया गया था। लेकिन जेक को पूरा यकीन है कि ये वही चीज है जो उस गांव को फ्रीज कर चुकी थी। इसी बीच धरती पर मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ समय बिता रहा होता है, जो प्रेसिडेंट की सीक्रेट सर्विस का हिस्सा है। उन्हें लॉन्ग का कॉल आता है जो बताता है कि हादसे से पहले उसने कितनी भयंकर गर्मी महसूस की थी, यानी ये कोई गैस पाइप नहीं था। उसने डच बॉय सिस्टम को चेक करने की कोशिश की ताकि अपनी थ्योरी कंफर्म कर सके, लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और मैक्स को पता चलता है कि उसका भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये साफ है कि सरकार में कोई सिस्टम डिफेक्ट को छुपा रहा है जो आगे चलकर एक जियो स्टॉर्म को ट्रिगर कर सकता है, यानी एक साथ पूरी दुनिया में कैटास्ट्रोफिक वेदर इवेंट्स। मैक्स वादा करता है कि वो इस मामले को देखेगा और कॉल के बाद उसे पता चलता है कि सारा को अचानक काम पर बुला लिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने बिना प्लानिंग की एक प्रेस ब्रीफिंग रखने का फैसला किया है, जो काफी अजीब है। उधर ऑफिस में लॉन्ग बार बार सिस्टम में लॉग इन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पावर कट हो जाता है। वो कॉरिडोर से कुछ आवाजें सुनता है और जल्दी से छिप जाता है। यहाँ से वो देख पाता है कि कैसे यूएस एजेंट्स उसका कंप्यूटर और सारे पेपर्स ले जा रहे हैं। डच बॉय में जे को पता चलता है कि अफगानिस्तान के लॉग्स मलफंक्शन की वजह से पूरी तरह से सारा डेटा मिट गया है, तो वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि बाकी सैटेलाइट्स की डिटेल्स चेक करो ताकि कोई करप्शन या गड़बड़ी के संकेत मिल सके। अगले दिन मैक्स अपनी दोस्त डेना से मिलने जाता है, जो गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि अकाउंट ब्लॉक्स की जांच करे। डेना कंफर्म करती है कि ये सब एक प्रोग्राम की वजह से हुआ है, जो इसे एक सिंपल ग्लिच की तरह दिखा रहा था, लेकिन असल में ये जानबूझकर किया गया है। डच बॉय में जेक की वीडियो कॉल होती है मैक्स से, जो उसे बताता है कि इन हादसों के पीछे कोई साजिश हो सकती है। जैक को यह सुनकर राहत मिलती है, क्योंकि उसे यकीन था कि डच बॉय अच्छे से बना है। मैक्स उसे हांगकांग सैटेलाइट को रिट्रीव करने की परमिशन दे देता है। इससे जैक और मैक्स के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि जैक को लगता है कि उसे कुछ भी करने के लिए मैक्स की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्स उसे याद दिलाता है कि जब उनके मम्मी पापा की डेथ हुई थी, तब से उसे जैक की सारी बेवकूफियों की सफाई करनी पड़ी है। वो अब थक चुका है अपने भाई की जिम्मेदारी उठाते उठाते, इसलिए अगर जैक ने सही से बिहेव नहीं किया तो उसे दोबारा फायर कर दिया जाएगा। उधर हांगकांग सैटेलाइट स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन तभी उसे पकड़ने वाले रोबोटिक आर्म अचानक बेकाबू हो जाते हैं और जोर जोर से हिलने लगते हैं, जिससे हैंगर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। आखिर में सैटेलाइट हाथ से छूट जाती है और जमीन पर गिरते ही पूरी तरह टूट जाती है। अब टीम को जो थोड़े बहुत हिस्से बचते हैं उन्हीं को इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन इस हादसे की वजह से एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होता है और सारी ड्राइव्स फ्रीज हो जाती हैं। जैक सोचता है कि अब उनके पास कोई सबूत नहीं बचा जिसे एनालाइज किया जा सके। तभी ड्यूसेट बताता है कि वो हबीब की मौत का वीडियो को गौर से देख रहा था और उसे कुछ नया मिला है। जो पैनल फटे हैं उसमें ड्राइव्स लगी हुई थी और एक ड्राइव जाकर कम्युनिकेशन टावर में फंस गई थी। जैक और कमांडर एक स्पेस वॉक पर जाते हैं वो पैनल लाने के लिए, लेकिन अचानक जैक का स्पेस सूट खराब होने लगता है और वो अपनी मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। झटकों की वजह से पैनल उसके हाथ से छूट जाता है और वो खुद स्टेशन से टकरा जाता है। तभी वो अपना जेट पैक निकालकर एक वायर को पकड़ लेता है ताकि स्पेस में ना उड़ जाए। कुछ देर बाद कमांडर उसे वापस अंदर लाती है और जैक बताता है कि उसने पैनल से ड्राइव पहले ही निकाल ली थी, इससे पहले कि वो उसे छोड़ता। जब टीम उस पर चेक करती है तो जैक उन्हें ड्राइव के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसे शक है कि उसके स्पेस सूट में गड़बड़ी उन्हीं में से किसी ने की है। इसके बाद जैक और कमांडर उस ड्राइव की जांच करते हैं और पाते हैं कि उसमें कोई करप्शन नहीं है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये सारे हादसे जानबूझकर कराए जा रहे हैं। जैक उस प्रोग्रामिंग के पीछे लॉग इन इंफॉर्मेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी बीच लॉन्ग डीसी पहुंचता है और मैक्स और सारा से एक कैफे में मिलने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जब लॉन्ग सड़क पार करने वाला होता है तब उसे कोई धक्का दे देता है और वो एक कार से टकराकर बुरी तरह घायल हो जाता है। वो रहस्यमय शख्स अपनी कार में भाग जाता है और सारा उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तेजी से निकल जाता है। मैक्स तुरंत लॉन्ग के पास दौड़ता है और मरने से पहले लॉन्ग बस एक शब्द कहता है, ज़्यूस। कुछ देर बाद जैक का कॉल आता है और मैक्स उठाता है क्योंकि जैक कहता है कि इमरजेंसी है, लेकिन कॉल पर जैक सिर्फ माफी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए और उसे याद दिलाता है कि भाइयों के बीच एक अनकही समझ होती है। फिर वो उस दिन की कहानी बताता है जब वो अपने पापा के साथ फिशिंग पर गए थे। मैक्स तुरंत समझ जाता है कि जैक कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो दोनों कभी फिशिंग पर गए ही नहीं। मैक्स दौड़कर
डैना के पास जाता है और उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है। डैना पहले समझ नहीं पाती कि इसमें क्या इमरजेंसी है। तभी मैक्स उसे बताता है कि ये सब एक कोड है। जैक ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कोई जासूसी कर रहा है। मैक्स डैना को वो सीक्रेट कोड देता है जो वो बचपन में इस्तेमाल करते थे और डैना उस वीडियो की अलग अलग मिनट्स को जोड़कर एक असली मैसेज बनाती है जिसमें था सबसे ऊंचे सरकारी स्तर पर साजिश की सबूत है, किसी पर भरोसा मत करना। इसके बाद मैक्स डैना से कहता है कि प्रोजेक्ट ज्यूस को चेक करो। डैना एक फाइल खोजती है जो व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी नेटवर्क में एक डबल एनक्रिप्टेड होती है जिसे हैक करना नामुमकिन है। अब उसे इसे एक्सेस करने के लिए सही क्रेडेंशियल्स की जरूरत है। थोड़ी देर बाद सारा अपने घर लौटती है और नोटिस करती है कि कोई जबरदस्ती अंदर घुसा है। वो तुरंत अपनी गन निकालती है लेकिन फिर देखती है कि अंदर मैक्स और डैना है जो नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि वो वहां है। मैक्स सारा से उसकी क्रेडेंशियल्स मांगता है ताकि वो जानकारी चुरा सके। शुरुआत में सारा मना कर देती है क्योंकि इससे उसकी शपथ टूटेगी, लेकिन फिर वो मान जाती है क्योंकि मैक्स उसे समझाता है। उधर डच बॉय स्टेशन पर जैक और कमांडर सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं और पाते हैं कि हबीब ने कुछ अपने लॉकर में छुपाया था, लेकिन जब वो लॉकर चेक करते हैं तो वो खाली निकलता है। अचानक ड्यूसेट वहां आता है और उन पर गन तान लेता है, लेकिन जब वो फायर नहीं करता तो जैक समझ जाता है कि ड्यूसेट भी हबीब के किलर को ढूंढना चाहता है। जब कंफर्म हो जाता है कि वो सब एक ही साइड पर है तो ड्यूसेट बताता है कि हबीब की चीजें एक और लॉकर में है। वो ये भी बताता है कि उसने कैमरे देखे हैं लेकिन चुप रहा क्योंकि उसे लगा कि असली क्रिमिनल खुद ही आएगा सबूत मिटाने के लिए। फिर तीनों सही लॉकर खोलते हैं और ड्राइव की कॉपी मिलती है जिससे पता चलता है कि स्टेशन के सिस्टम में किसी ने वायरस डाल दिया है। इसी बीच सारा डैना को अपने लॉगिन डिटेल्स देती है जिससे डैना प्रोजेक्ट ज्यूस की फाइल्स एक्सेस कर पाती है। उसे कुछ सिमुलेशन मिलते हैं जिनका अंजाम होता है खतरनाक जियोस्टॉर्म। मैक्स समझाता है कि किसी ने उन्हें सिमुलेशंस को यूज करके वास्तविक तूफानों को अंजाम दिया है जिससे पूरी दुनिया में तबाही फैल जाए। इसके बाद मैक्स जैक से वीडियो कॉल करता है और उसे बताता है कि कोई डच बॉय की वेपन की तरह यूज कर रहा है ताकि दुनिया के कुछ खास शहरों पर अटैक किया जा सके। जैक भी कंफर्म करता है कि ये सब उस वायरस के जरिए किए जा रहा है। वो डच बॉय को कुछ वक्त के लिए शट डाउन करना चाहता है ताकि एक रीबूट उस वायरस को सिस्टम से निकाल सके। मैक्स इसकी परमिशन दे देता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, केवल प्रेसिडेंट के पास ही इसके कोड्स हैं और जैक को पाल्मा पर भरोसा नहीं है। जैक का मानना है कि सिर्फ कोई ताकतवर ही उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर सकता है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 3 हफ्तों में डच बॉय का कंट्रोल अमेरिका से इंटरनेशनल काउंसिल को ट्रांसफर होना है। मैक्स जैक से कहता है कि वो सैटेलाइट पर नजर रखे जब तक कि वो कोड्स पाने का तरीका नहीं निकाल लेता। कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट पाल्मा ऑरलैंडो जा रहे होते हैं एक नेशनल कन्वेंशन के लिए। मैक्स छुपकर सारा से मिलता है और उसे यकीन दिलाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी असली है और उसे भी मदद करनी होगी कोड्स चुराने में। प्लेन में चढ़ने के लिए मैक्स अपने बॉस से कहता है कि वो फ्लोरिडा में अपने डैड से मिलने जा रहा है। उसी वक्त डच बॉय पर वार्निंग मैसेजेस आने लगते हैं कि 200 सैटेलाइट मेल फंक्शन कर रहे हैं और ज्यादातर क्रिटिकल स्टेट में हैं। इसके रिजल्ट जल्द ही धरती पर दिखने लगते हैं। टोक्यो में एक जबरदस्त ओले की बरसात होने लगती है। रियो डी जेनेरियो का आधा हिस्सा एक कोल्ड बर्फ में तबाह हो जाता है। जैक अभी भी स्टेशन को शट डाउन नहीं कर सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि स्पेयर सैटेलाइट लॉन्च करके डैमेज कर रहे सैटेलाइट्स को रिप्लेस किया जा सके। वो रियो वाले सैटेलाइट को रिप्लेस करने में कामयाब हो जाता है इससे पहले कि पूरा शहर तबाह हो जाए। लेकिन तभी एक अलर्ट आता है कि जियोस्टॉर्म शुरू हो चुका है। धरती पर मैक्स न्यूज में तबाही देखता है और उसकी टैबलेट पर भी वार्निंग आती है कि अगला स्टॉर्म फ्लोरिडा में आने वाला है। उसी वक्त डेक्कम उसके पास आता है और कहता है कि उसे पता है कि मैक्स का डैड मरा हुआ है और वो सच्चाई जानना चाहता है। मैक्स बताता है कि प्रेसिडेंट खुद जियोस्टॉर्म के पीछे है, लेकिन डेकम एक बुरी खबर देता है कि कोड्स प्रेसिडेंट से नहीं लिए जा सकते क्योंकि प्रेसिडेंट खुद एक कोड है। उन्हें प्रेसिडेंट के फिंगरप्रिंट्स और आंखें चाहिए होंगी शटडाउन एक्टिव करने के लिए, इसलिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि वो पाल्मा को समझाएं। उसी वक्त डच बॉय की टीम शॉक हो जाती है जब स्टेशन अचानक खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में एक्टिव हो जाता है। वो लोग कमांड को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिस्टम उन्हें लॉक कर देता है। जैक को समझ आ जाता है कि ऐसा करने की नॉलेज सिर्फ डंकन के पास ही हो सकती है। जैसे जैसे स्टेशन एक एक करके हिस्सों में फटने लगता है, जैक अपनी टीम को कहता है कि सब लोग इवैक्यूएट कर जाएं और खुद डंकन को कन्फ्रंट करने चला जाता है। वो डंकन को कंप्यूटर पर ही बैठा पाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन डंकन ने अपने डेस्क के नीचे गन छुपा रखी होती है और वो जैक को पीछे हटा देता है। डंकन मान लेता है कि उसी ने सिस्टम में वायरस डाला था और उसने सरकार से पैसे इसलिए लिए क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी बहुत कम होती है। वो ये भी कबूल करता है कि उसे दुनिया को जलते हुए देखना है। जैक तेजी से रिएक्ट करता है, डंकन को डिसआर्म करके
के फिर से पीटता है, लेकिन डंकन फिर से गन उठा लेता है और स्ट्रगल के दौरान गलती से एक विंडो पर गोली चला देता है। जैक फौरन एक और रूम में भागकर खुद को लॉक कर लेता है और डंकन स्पेस में बाहर चला जाता है और मर जाता है। फ्लोरिडा में डेकम मैक्स को एक प्राइवेट रूम में ले जाता है, कहता है कि वही प्रेसिडेंट से बात होगी, लेकिन ये सब एक जाल होता है। असल में डेकम ही असली विलेन है और प्रेसिडेंट को इस पूरी साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता। डेकम मैक्स को गोली मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत कुछ जान गया है, लेकिन मैक्स किसी तरह से पीछे के दरवाजे से भाग जाता है और सारा से मिलता है। मैक्स उसे बताता है कि जो स्टॉर्म आ रहा है वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालेगा, मतलब सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स एक ही बारी में खत्म हो जाएंगे। डेकम ने जानबूझकर मैक्स को डच बॉय का कंट्रोल दिया और उसे जैक को हायर करने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगा था कि दोनों भाइयों की लड़ाई उन्हें सच्चाई से दूर रखेगी। उनका एकमात्र समाधान प्रेसिडेंट का अपहरण करना होता है। तो मैक्स कार तैयार करने के लिए जाता है, जबकि सारा हवा में गोली चलाती है, यह दिखाते हुए कि उसने देखा कि कोई पब्लिक में पाल्मा को गोली मारने वाला है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए जाते हैं, जबकि सारा और एक और बॉडीगार्ड प्रेसिडेंट को एस्कॉर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक कॉरिडोर में अकेले होते हैं, सारा बॉडीगार्ड को नॉकआउट कर देती है और पाल्मा को अपने साथ ले जाती है एक सेल्फ ड्राइविंग कार की ओर, जिसे मैक्स ने हाईजैक किया था। इसी बीच स्टेशन में सभी लोग इवैक्यूएट कर रहे होते हैं और जैसे जैसे जियोस्टॉर्म धरती पर आता है, टॉर्नेडो मुंबई में आते हैं, मॉस्को में एक भयंकर गर्मी की लहर आती है और दुबई में सुनामी आती है। फ्लोरिडा में एक बिजली का तूफान आता है और मैक्स और सारा प्रेसिडेंट को स्टेडियम के नष्ट होने से पहले बचा लेते हैं। डेकम भी ठीक समय पर भाग जाता है और अपने आदमी पाल्मा के पीछे भेजता है, जो मैक्स से सच्चाई सुन रहा होता है। सारा को बिजली, नष्ट हो चुकी सड़कों और डेकम के आदमी की गोलीबारी से बचते हुए गाड़ी चलानी होती है। ज्यादा वक्त नहीं बचता तो सारा तय करती है कि पीछे की ओर ड्राइव करते हुए ज्यादातर आदमियों को गोली चलाएगी, फिर अपनी कार से उनकी कार को टक्कर मार देती है। कार पलट जाती है और बिजली के झटके से एक्सप्लोड हो जाती है। पास ही डेकम अपने बॉडीगार्ड को एक रॉकेट लॉन्चर देता है ताकि वो प्रेसिडेंट वाली कार को निशाना बना सके। रॉकेट अपने टारगेट को हिट करता है और कार फट जाती है, लेकिन अचानक सारा डेकम के पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। उसने सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था ताकि कार को मूव कराया जा सके और डेकम के लिए जाल तैयार किया जा सके। अब पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर रही है। डेकम कोशिश करता है कि पाल्मा को समझा सके कि उसने ये सब अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया। सारी जगह बर्बादी देखकर हैना परेशान होने लगती है। आखिरी शटल के उड़ने के बाद जैक स्टेशन पर रहने का फैसला करता है, क्योंकि रीबूट मैन्युअली करना होगा। कमांडर भी रुकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे भेज देता है। इसी बीच पाल्मा को कैनेडी स्पेस सेंटर ले जाया जाता है और वह तुरंत कोड्स एक्टिव कर देता है, लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्ट की प्रक्रिया को रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसलिए भाइयों को आंसुओं के साथ अलविदा लेना पड़ता है। वो सालों बाद सुलह करते हैं और मैक्स हैना का ध्यान रखने का वादा करता है। जैसे ही स्टेशन सेल्फ डिस्ट्रक्ट के रास्ते पर चल पड़ता है, जैक अपना अंतरिक्ष यात्री सूट पहनने के लिए दौड़ता है और कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा उसका गोद नहीं लेता। शुक्र है उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कमांडर सच में रुक गई और उसे एक ऑल्टरनेट तरीका पता था। वे दोनों मिलकर कंप्यूटर पर पहुंचते हैं और मैनुअल रूप से रीबूट करते हैं। कमांडर वायरस को फ्लैश करती है, जबकि जैक सैटेलाइट को बंद करता है, जिससे जियोस्टॉर्म को सफलतापूर्वक रोका जा सके। तभी कमरा धमाके से फट जाता है और जैक और कमांडर बाहर तैरते हुए रह जाते हैं। दोनों किसी तरह से सैटेलाइट में घुसने को सफल होते हैं, लेकिन फिर स्टेशन अपने आप को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और नासा उनसे संपर्क खो देता है। तभी स्क्रीन पर एक लाइट दिखाई देती है, जिसका मतलब है जैक और कमांडर ठीक है। इस इवैक्यूएशन शटल वापस उन्हें उठाने के लिए जाती है और कुछ घंटों बाद सभी लोग सुरक्षित रूप से धरती पर लौट आते हैं। मैक्स और जैक फिर से मिलते हैं और सालों बाद पहली बार गले मिलते हैं। 6 महीने बाद जैक, मैक्स और हैना मछली पकड़ने जाते हैं। तो ये थी कहानी जियोस्टॉर्म की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।